हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म भाई साफ साफ तरीके से बोला जाता है कि ये एक ऐसी रक्षात्मक तंत्र हमारा होता है कि भाई किसी भी चीज से बचने के लिए हम किसी किसी तरीके के जो अपनी चीजें को अपनाते हैं ना, यानी कि अलग अलग युक्ति अपनाते हैं कि भाई मुझे मैं ऐसा नहीं था वैसा हो गया, ऐसा नहीं था वैसा हो गया। तो अपने बचाव के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल की जाती है वो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल फेस्ड प्रॉब्लम, डिफिकल्टी या फेलियर, यानी कि किसी भी तरीके की चीज है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, फेलियर है, तो एम्प्लॉय सर्टेन वे द डिवाइस ऑफ द अचीव हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस। तो ये सारी की सारी चीजें तो अचीव करना ही चाहता है, तो उसको बोला जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो इन सभी चीजों से बाहर निकल के अगर इन चीजों को अचीव करना चाहता है, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ सच डिफेंस मैकेनिज्म। तो उनके हिसाब से हमारे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हायर किए गए हैं कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है लोग सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रेशनलाइजेशन होता है सबसे पहले, तो इसके अंदर टैप किया जाता है जैसे कि हमारा फेलियर। अगर देखते हैं इसमें, तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें होता है करेक्टिंग हिमसेल्फ। इसमें इंसान क्या करता है कि वो इंडिविजुअल जिसका बिहेवियर होता है ना वो एक्सक्यूज बनाता है, जस्टिफाई करता है अपने बिहेवियर को। और लाइक जैसे कि प्रोबल्स फॉक्स डिस्क्लियरिंग दैट द ग्रेप्स श्योर, जैसे कि जैसे लोमड़ी के बारे में वो कहानी बताई जाती है ना कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो क्या बोलती थी है कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसमें इस तरीके का जो है इस तरीके का एक्सक्यूज देना पसंद करता है कि जो चीज नहीं मिलती है उस चीज की जो है कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। कुड नॉट रीच देम, जब उसको नहीं पाते हैं तो कार्ड ऑफ द rationalizations, it is the face saving device। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें होती हैं कि जो चीज नहीं मिलती है उसकी जो है उसमें कमियां निकालना शुरू कर देना। दूसरा हमारा आ जाता है प्रोजेक्शंस बिहेवियर। प्रोजेक्शंस जो हमारा मैकेनिज्म होता है इसमें हमारा इंडिविजुअल जो वो ब्लेम करता है अदर इज मिस्टेक और फेलियर। तो वो जब उसकी को फेलियर हो जाता है या कुछ गलती हो जाती है दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। जस्ट लाइक द स्टूडेंट सेइंग दैट द कुड नॉट श्योर गुड मार्क्स द एग्जामिनेशंस बिकॉज हिज टीचर डिड नॉट लाइक मी। तो इसमें क्या करता है, इस तरीके से जब बच्चा फेल हो जाता है, उसकी कोई गलती होती है ना, तो वो इस तरीके से करता है कि भाई मैं तो मेरे तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में, बट जो टीचर्स है ना वो मुझे पसंद नहीं करता, वो जानबूझ के मुझे मार्क्स नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता, तो उसने मुझे मेरे जो पेपर है वो भी अच्छे से चेक नहीं किए होंगे। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है, ये मैकेनिज्म जो होता है इसको प्रोजेक्शंस बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है इसमें हमारा वो आ जाता है टेम्पररी कंपेंशंस आ जाता है इसके अंदर। तो कंपेंशंस के अंदर हम देखेंगे कि इसमें पीपल मेक द यूज ऑफ द कंपेंशंस एंड द in hack there the self-esteem of the presses of the family example of that the student who not good at this studies may destines himself of sport of the dramatic music and the activity। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई बार कंपेंशंस का मतलब हो जाता है कि जब कोई बच्चे की जो सेल्फ स्टीम्स वगैरह होती है वो कम होती है, या फिर कोई बच्चा नहीं किसी चीज में अच्छा कर पाता है, पढ़ाई में अच्छा अगर वो नहीं होता है, तो इसमें क्या कर देते हैं, पढ़ाई में अगर अच्छा नहीं होगा, स्टडी में अगर अच्छा नहीं होगा, तो उसको दूसरी चीजों में अप्रिशिएट कर दिया जाता है, जैसे कि गेम में या फिर किसी भी तरीके के ड्रामा वगैरह करना या नाटक वगैरह करना या म्यूजिक वगैरह के अंदर या किसी और एक्टिविटीज के अंदर। तो इसमें कंपेंशन हो जाता है। कंपेंशन का मतलब अगर एक चीज में नहीं ऊपर जा रहा है तो दूसरी चीज में अच्छा करके देख सकता है, तो वो हमारा कंपेंशन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हमारा आ जाता है। इट्स गुड थिंग। तो अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है एस्पेक्ट्स मैकेनिज्म। तो इस ये जो मैकेनिज्म होता है ये फेलियर डिफेक्ट सम स्टूडेंट्स इलनेस एंड नॉट अपीयर ऑफ द एग्जामिनेशन, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमेना एंड देयर अदर ऑफ द टेक द अल्कोहल ड्रग्स एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज द आल्सो सब फिनोमेना। तो इसमें क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि भाई किसी भी चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपना ओवरकम करने, फेलियर से ओवरकम करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, किसी को एग्जाम देना पड़ जाए तो वो बीमारी का बहाना बना लेते हैं, डू नॉट अपियर द एग्जामिनेशन, तो कि उनको पेपर ना देना पड़े। तो वो डर लगता है उनको पेपर देने से, उनको पता है तैयारी नहीं है, पढ़े नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बीमारी का बहाना बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फिनोमिना ही होता है। और दूसरा कुछ लोग जो होते हैं उस चीज से बचने के लिए अल्कोहल ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये एक तरीके का फिनोमिना ही है। तो ये भी एक हमारा मैकेनिज्म है, एस्केप्स जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके का होता है कि भी किसी न किसी तरीके का बचाव ढूंढ लेते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं उस चीज से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है, एन ऑफिस कलरक बैडली, अच्छा, badly offended by the superior takes it out on his wife and children in reaching home. This is the like of the rebound phenomenon. It is the trying of the situations of फिक्सिंग ब्लेम एंड अनदर सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो जाता है कि एक कलरक है जो ऑफिस में काम करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो उसका जो सुपीरियर होता है यानी कि जो उसका बॉस होता है उसकी तरह उससे जब वो बहुत ज्यादा डांट खाता है या वो किसी तरीके की बात उससे कुछ कह देता है, तो वो क्या करता है, घर जाके अपने वाइफ और बच्चों को जो है डांटता है घर जा करके, यानी कि सारा फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल देता है। और फिर किस चीज को ब्लेम करता है, वो ब्लेम करता है अपनी
जो सिचुएशन थी, अनदर सिचुएशन जो होती है, अनदर सिचुएशन की जो प्रॉब्लम होती है वो घर की सिचुएशन पर वो डाल देता है, यानी कि वहां पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है, यानी कि वहां का जो ऑफिस का झगड़ा होता है वो घर पे ले आता है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ जाती है ये चीजें। आगे आ जाता है हमारा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है, सम पीपल जो है रिसोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ ए प्रैक्टिस वीपिंग द सम टाइम गोज टू रॉन्ग मोड ऑफ एडजस्टमेंट। तो कुछ लोग जो होते हैं जिन पर किसी अपने बच्चों की तरह इस चीज जो हमारे बचपन से बच्चों की जो प्रैक्टिस होती है उसको अपनाते हैं। वीपिंग व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, तो भी कुछ भी गलत हो गया तो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रोना भी शुरू कर देंगे और मोड ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर वो हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है रिग्रेशन की। भाई कोई रो रहा है, कोई अपनी गलती मान रहा है, तो ये मान लेंगे भाई इसने पश्चाताप करा है, वो रो रहा है, तो रिग्रेशन उसके अंदर आ गया है। तो ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। अब वो लिस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म की जो भी हमारी लिस्ट है, ये हमारी वेरियस मोड ऑफ द एडजस्टमेंट है ये हमारी। तो किसी न किसी प्रकार की बातें बना के, सोच के, बहाने लेके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसमें सारी की सारी जो है चीजें हमारी इसके अंदर दिया गया है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, मेंटली हेल्थ पर्सन विल नोट। जो मेंटल हेल्थ पर्सन होता है वो इस तरीके की प्रॉब्लम से वैसे ही बिना बहाने ही बाहर आ सकता है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। तो पर्सनैलिटी भी हमारा साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है। तो इसमें जो पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने दिया गया है साइकोलॉजी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा। तो इसके अंदर जो हमारा सर्टेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो होती है वो इसकी सारी की सारी विशेषताएं इसके अंदर देखी जाती हैं। जैसे कि इंडिविजुअल क्रिएटिव ऑफ द माइंड, सम एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर, एडजस्टमेंट ऑफ टू हिज सराउंडिंग्स। तो सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं हमारी इसके अंदर पर्सनैलिटी में। हम सारी सारी चीजों को नोट करते हैं कि कैसे एडजस्टमेंट करता है, बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो इसमें जो पर्सनैलिटी होती है ह्यूमन बिहेवियर की, तो इसमें हमारे इंटरलेटेड होती है। और साइकोलॉजी इज द बॉर्डर ऑफ कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है उसके अंदर जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी के स्टडीज हम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट होती है हमारी बियर द माइंड ऑफ द पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारे माइंड की जो चीजें होती है वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर झलकती है। और नर्स इफेक्टिव वेरी मच ऑफ वेलबिंग। तो नर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, जो पेशेंट का ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। पर्सनैलिटी जो होती है वो सब चीजों को समझने की क्षमता जो होती है, सक्सेस पब्लिक हेल्थ नर्स डिपेंड वेरी मच अपॉन हर पर्सनैलिटी। ठीक है, बिल्कुल इजी सी लाइन थी इसके अंदर पर्सनैलिटी के बारे में जो बताया गया हमारा। तो उसमें नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स से पाए जाते हैं पर्सनैलिटी के अंदर। तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे चार होते हैं। ये ह्यूमन पर्सनैलिटी में हमारी चार चीजें हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले फिजिकली देखा जाता है, पर्सनैलिटी के अंदर आती है जो चीजें। तो इसमें फिजिकल्स के अंदर सबसे पहले फीचर देखे जाएंगे, इंडिविजुअल हाइट, वेट, कलर, फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं, फिजिकल हेल्थ इसकी कैसी है, तो ये सारी की सारी देखी जाती है। तो ये हमारी गुड पर्सनैलिटी देखी जाती है। मीन ऑफ द इम्प्रेसिव ऑफ द सिमेट्रिकल्स ऑफ द हेल्थ बॉडीज। तो इसमें सारी की सारी हमारी बॉडी की अपीयरेंस है और ये देखा जाता है कि भी हमारी जो गुड हेल्थ है, सारी की सारी फिजिक्स अच्छी है, तो वो अच्छी पर्सनैलिटी माना जाता है, सुंदर माना जाता है वो। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है इमोशंस। तो पर्सन जो है वो इमोशनल आल्सो गो इनटू द मेकअप ऑफ द पर्सनैलिटी। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वही हमारी सारी की सारी पर्सनैलिटी का पता चलता है उसी से। तो इमोशंस जो होता है हमारा फीलिंग्स आ जाती है इसके अंदर, फियर हमारा डर है, गुस्सा आना, प्यार करना, जेलेसी होना, गिल्ट फील करना, चिंतित रहना, तो ये सारी के सारे हमारे इमोशंस के अंदर आ जाते हैं। फीलिंग अफेक्ट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीजें भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। इंटेलिजेंस आ जाती है। तो पर्सनैलिटी इज आंसर जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि इंसान इंटेलिजेंट कितना है, कितनी उसको समझ है। तो हमारा जो इंटेलिजेंट पर्सन विल हैव द फोर्सफुल पर्सनैलिटी होती है, पूरी की पूरी हमारी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है। और पर्सन विद द सब नॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफ द डिस्क्राइब एज द डल पर्सन। तो बहुत बार देखा जाता है बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हमारे जो है पर्सनल जो बौद्धिक जो क्षमता होती है कुछ लोगों की बहुत कम होती है, और कुछ लोगों की बजाय कुछ लोगों की बहुत ज्यादा मात्रा में बौद्धिक क्षमता पाई जाती है। तो उसके अंदर भी हम इन चीजों को पहचानते हैं। नेक्स्ट हमारा बिहेवियर आ जाता है। तो बिहेवियर जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है हमारी पर्सनैलिटी का। तो इसमें पार्टली जो डिपेंड होती है हमारी फीलिंग्स से एंड पार्टली ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमारा जो बिहेवियर होता है, और बिहेवियर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है टर्म ऑफ जेंटल, काइंड और अफेक्शन। किस तरीके से प्रेम करता है, किस तरीके से सदव्यवहार करता है, जो उसकी दयालुता होती है, बैलेंस कैसे रख के बना के रखता है चीजों के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है। सबमेसिव और अग्रेसिव। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है, सबमेसिव भी और अग्रेसिव भी। ठीक है, तो इसमें जब एसेस किया जाता है ह्यूमन पर्सनैलिटी को, तो ये हमारे कंपोनेंट्स मस्ट टेक इनटू द कंसिडरेशन। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे देखे जाते हैं, तभी हम किसी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है वो इम्पोर्टेंट हमारी ये होता है पर्सनैलिटी के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बगैर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो इंटेलिजेंस जिसके अंदर होगी वही अपनी पर्सनैलिटी को भी निखारने की जो है वो रखता है। तो नॉट बीन ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री डिफेंस ऑफ येट। तो वाइडली एक्सेप्ट ऑफ द डेफिनेशन जो होती है हमारी एबिलिटी ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। तो जिसके अंदर ये चीजें होती हैं तो वो किसी भी चीज और रिलेशनशिप के अंदर जो है वो
एबिलिटी रखता है उसको सही से रखने की, इंक्लूड हो जाती है प्रिस्क्रिप्शंस, नोइंग, रिजॉइनिंग, ब्रेनिंग, तो सारी की सारी मेमोरिंग तो आ ही जाती है, चीज़ों को याद रखना, चीज़ों को संभाल कर रखना, चीज़ों के बारे में पता करना। और नर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है, उससे सिम्टम्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेशेंट को समझने की, कंप्लेंट्स वगैरह उसकी सारी की सारी प्रिडिक्ट करनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी रिक्वायरमेंट इंटेलिजेंस की एक नर्स के अंदर होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं इंटेलिजेंस रिजल्ट फ्रॉम ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो सारी की सारी चीज़ें जो इंटेलिजेंस होता है वो हमारी जन्मजात भी हो सकती है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी इंटेलिजेंस हो सकती है, जैसे माहौल में बंदा रहता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जनरल और स्पेशल। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने माना ये दो टाइप की होती है, एक सामान्य होती है और एक स्पेशल होती है। तो जनरल इंटेलिजेंस जो होती है उसकी एबिलिटी होती है कि वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है एवरीडे इन लाइफ। तो जो हमारी जनरल जो सामान्य होती है वो उसकी एबिलिटी क्या होती है कि वो हमारी जनरल लाइफ जो चल रही होती है ना, सामान्य लाइफ जो चल रही होती है उसकी प्रॉब्लम्स को एवरीडे सोल्व कर लेता है, ये एक सामान्य इंटेलिजेंस होती है। लेकिन स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है इसमें एबिलिटी होती है स्पेशल फील्ड को, जैसे कि मैथमेटिक्स है, गेम्स है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, तो ये वो हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। लेकिन अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को तो सोल्व करना ही करना, उसके अलावा भी कुछ बाहर की जो प्रॉब्लम्स है, काम है, या फिर वो अलग से हॉबी या अलग सी चीजें क्रिएट करने की जो क्षमता रखता है, तो उसके अंदर वो स्पेशल इंटेलिजेंस प्रोसेस जो है वो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है टू टाइप्स की इंटेलिजेंस, जर्नल और स्पेशल। तो ये हमारे लेवल दे रखे हैं इंटेलिजेंस के, कि इसमें देख सकते हैं ये 140 एंड ओवर, ये आईक्यू रेंज है हमारी। तो आईक्यू रेंज के द्वारा ही हमारे जो टेस्ट किए जाते हैं, नियर जीनियस, इडियट होता है। ठीक है, फिर हमारा इमिनेंस या फिर हमारा मोरन, इनका सबका मतलब मूर्ख ही समझो, इनकी नजर में ये जो आईक्यू लेवल इतना होता है वो मूर्ख ही होते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं मूर्खता के। ठीक है, लो नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो होती है 90 से 109 में नॉर्मल कंडीशन होती है, फिर हमारा सुपीरियर आ जाता है, फिर वेरी सुपीरियर आ जाता है, फिर हमारा नियर जीनियस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आईक्यू लेवल हमारा मापा जाता है, ये एक मेजरमेंट होती है हमारे आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंस को मापने की कि किसमें कितनी बुद्धि क्षमता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे लर्निंग टॉपिक के बारे में। तो लर्निंग जो होता है, लर्निंग होता है हमारा बहुत ही नेसेसरी होता है सर्वाइव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ह्यूमन के लिए, किसी के लिए भी प्रोग्रेस करने के लिए लर्निंग जो काम है वो बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आपकी जो लर्निंग पावर या लर्निंग प्रोसेस अगर आपका खत्म हो जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इंक्लूड नॉट ओनली रिक्वायर्ड नॉलेज, तो इसमें सिर्फ नॉलेज ही रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर स्किल भी होना चाहिए, आपके अंदर कौशल्स होनी चाहिए, फॉर्मेशन की, हैबिट फॉर्मेशन की, अपनी आदतों को बनाने की और फिर उनको डेवलप करने की और प्रैक्टिस में लाने की। ठीक है, लर्निंग डिपेंड लार्जली अपॉन इंटेलिजेंस, और लर्निंग जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, इंटेलिजेंस पे डिपेंड होती है। जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतनी जल्दी आप सीख सकते हैं। लर्निंग डिपेंड ऑफ मोटिवेशन, और लर्निंग जो है वो मोटिवेशन पे भी डिपेंड हो सकती है। अगर आप मोटिवेट हो उस चीज के लिए तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, अगर आप अब आधे मन से सीखेंगे तो आप नहीं सीख पाते हैं अच्छे से। तो मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा काम करता है, एंड मोटिवेशन डिपेंड ऑन द नीड स्टूडेंट फील टू लर्न, और जो मोटिवेशन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट जो है उसको कितनी जरूरत है सीखने की। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी मुझे सीखना ही है क्योंकि मुझे जरूरत है, मैं इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो वो भी उसको लर्निंग सिखाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जरूरत महसूस करते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती फिर वो ऐसे अधूरे मन से काम करते हैं। लर्निंग इज द कंटिन्यू प्रोसेस, जो लर्निंग होती है वो हमारा कंटिन्यू यानी कि लगातार प्रोसेस जो है वो चलता है। इट इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, तो ये दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी। यानी कि आप जागरूक हैं तभी आप सीख रहे होते हैं, उस काम को कर रहे हैं, अगर जागरूक नहीं है और आप उस काम को कर रहे हैं तो भी आप उसको सीख ही रहे हैं। ठीक है, और वही आगे आ जाती है कंडीशन अफेक्टिंग लर्निंग। तो कंडीशन अफेक्टिंग लर्निंग के अंदर आ जाती है, सबसे पहले इंटेलिजेंस दी गई है, तो इसमें जो लर्निंग डिपेंड होती है वो होती है हमारी इंटेलिजेंस और जो हमारी मेंटल फैकल्टी होती है इंडिविजुअल की उसके ऊपर, और जो एक्टिविटी होती है हमारी सेंसरी एडजस्टमेंट और मोटोर मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी का फंक्शन उसके ऊपर, और मेंटल फैकल्टी जो होती है रिलेटेड होती है हमारी हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, आईक्यू, चिल्ड्रन विद द लो आईक्यू आर पुअर लर्न, देयर में नॉट लर्न एट ऑल। तो इसमें जो कंडीशन है वो इफेक्ट डालती है लर्निंग पे, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो जल्दी से सीख जाएगा। ठीक है, जन्मजात प्रॉब्लम हो सकती है अगले को, कुछ की भी बौद्धिक क्षमता उसके अंदर कम है। ठीक है, उसका आईक्यू लेवल कम हो सकता है, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो बच्चे के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है ये सीखने में हेल्प भी करती है और उसकी वजह से वो नहीं सीख पाता। आईक्यू लेवल अगर उसका पुअर है, लर्निंग प्रोसेस उसका पुअर है, तो वो जो है वो अच्छे से नहीं सीख पाता है चीजों को। तो ये हमारी अलग अलग कंडीशन होती है जो हमारे लर्निंग प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो भाई लर्निंग जो है, लर्निंग की एक एज बताई है इन्होंने, वैसे तो लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, बट इन्होंने बताया है कि भाई हमारा कर्व जो होता है लर्निंग का, वो रीचिंग पीक बिटवीन द 22 और 25 ईयर एज। तो इसमें 22 से 25 के बीच की जो एज होती है, तो हमारा लर्निंग की जो पावर होती है ना वो पीक पर होती है, सबसे ज्यादा हम इस एज में सीख सकते हैं। और 13 की एज के बाद जो है ये शार्पनेस जो है डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अप्रोपार्टली सेड यू कैन नॉट टीच द ओल्ड डॉग इज न्यू ट्रिक, तो जैसे बोला जाता है, ये कहावत है ना कि भाई
जो ओल्ड डॉग होता है यानी कि बूढ़ा कुत्ता जो होता है उसको नई ट्रिक्स नहीं सिखाई जा सकती। तो इस तरीके से नई ट्रिक्स नहीं सिखाई जा सकती। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी कि कंप्यूटर है, एआई है, या फिर जो मोबाइल की सारी चीज़ों से संबंधित जो भी चीज़ें, वो बड़े बुजुर्ग जो है वो सीखने में वो नहीं सीख पाते हैं, और उनको बोझ भी लगता है, और वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं उस चीज़ को सीखने में, क्योंकि उनका जो लर्निंग के अंदर जो मोटिवेशन होता है वो उनका खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन है या फिर उनको नीड है, ठीक है, अगर उनको ज़रूरत है तो वो इन चीज़ों को सीखते ही हैं। तो लर्निंग सिचुएशन देखी जाती है, फिजिकल जो फैसिलिटी होती है हमारी लर्निंग की, जैसे कि कोई भी सीखने की जगह स्कूल है, इंस्टीट्यूशंस है, टीचर्स है, टेस्ट, हमारी जो किताबें हैं, ऑडियो विजुअल्स है जो हम सुनते हैं, एड्स वगैरह देखते हैं, वो प्रमोट करते हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस को, कि भी हमें चीज़ें सीखनी चाहिए और हम सीख सकते हैं और अपने काम को जो है वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मोटिवेशन आ जाता है, मोटिवेशन में क्या हो जाता है, लर्न इफेक्टिवली, तो आप बहुत ही इफेक्टिवली चीज़ों को सीख सकते हैं मोटिवेशन की वजह से। पावरफुल मोटिवेट जो है वो हमारे इंकरेजमेंट करता है, यानी कि जो पावरफुल मोटिवेशन होता है वो हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा देने का काम करता है, कि भी हम चीज़ों को सीखें। जैसे रिवार्ड है सक्सेस, भाई किसी चीज़ का इनाम देना सक्सेस का, इन चीज़ों का तो सेटिंग करता है हमारे लर्निंग को, यानी कि कोई नाम रख दिया जाए कि आप ये करेंगे तो आपको इस तरीके का इनाम मिलेगा, तो आप सीख सकते हैं। आपके अंदर कभी भी ये हॉबी रही हो, कभी भी ये स्किल रहा हो, तो आप जब आपकी ओल्ड एज हो जाती है तभी भी आप उस अपने स्किल को आजमा सकते हैं या कर सकते हैं, रिपीटेशन मिला करके उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। और फिजिकल हेल्थ जो होती है, फिजिकल हेल्थ जो जैसे कि हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि गूंगा है, बहरा है, या कोई कॉर्निकली जो सी कंट्रोल लर्न इजीली, तो अगर कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो वो उसके सीखने जो इजी से सीखने की जो काम होता है वो नहीं सीख पाते। तो फिजिकल हेल्थ जो है वो इफेक्ट डालती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ में हो जाता है, अगर कोई ज़्यादा चिंतित है, कोई किसी के अंदर एंजाइटी है, बेचैनी है, डर है, वो इंटरफेयर करता है विद लर्निंग, तो वो हमारी लर्निंग का जो वर्क होता है, लर्निंग का जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है, बाधा उत्पन्न करता है। और इसमें देखा जाता है कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो हमारी जो लर्निंग होती है वो कितने टाइप की होती है। लर्निंग जो है वो तुम्हारी 3 टाइप की बताई गई। एक होती है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर हम नॉलेज लेते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग यानी कि हम सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अफेक्टिव लर्निंग होती है, इफेक्टिव लर्निंग में हमारा होता है एटीट्यूड्स। इफेक्टिव लर्निंग यानी कि हम अपनी हैबिट फॉर्मेशन से करते हैं, अपने एटीट्यूड्स को बनाते हैं, हम अपनी सारी की सारी चीज़ों को सुधारने का काम करते हैं, वो इफेक्ट करती है हमें जो भी हम सीखते हैं कुछ भी करते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हमारे अंदर आता है, हम ये चीज़ें बनाते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर लर्निंग के अंदर हमारा स्किल आ जाता है, सारा का सारा साइकोमोटर में आ जाता है, हमारी कला कौशल, जिस भी तरीके की हमारे अंदर कोई भी कुशलता है, कोई भी कला अगर हमारे अंदर है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, जो कि हमारा साइकोमोटर लर्निंग के अंदर आता है। तो ये आ जाता है हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा यही पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।